Hello everyone. So here we are back with another video from our social studies text. So when we are talking about political science, this is the last video lecture for preparing our NTSC section. So basically after this video, your political science portion will be completed from both CBSE as well as from RBSE. Okay. So our today's topic will be local self-government. We have talked about central government, we have talked about state government. Now here comes the local self-government. Okay. नाउ इफ वी टॉक अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बेसिक क्या होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। सी अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों डेवलप की गई थी, पहले ये चीज़ मोटिव आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। सी अब आपको भी पता है कि इंडिया बीइंग अ वेरी लार्ज कंट्री, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन थी और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। अगर मैं जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात बोलूँ तो भी वो इंडिया में अवेलेबल है, और कल्चरल और ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी की बोलूँ तो वो भी इंडिया में अवेलेबल है। ओके, तो अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था अगर हमें इंडिया को ऑलराउंड डेवलप करना है या डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करना है। तो लोगों के दिमाग में आया था कि यार सबसे पहले जो आपका इनिशियल पॉइंट है, विलेजेस हैं, जो सिटीज़ है, रूरल एरियाज़ जो हैं, ठीक है, मतलब लाइक छोटे छोटे एरिया सिटीज़ वगैरह जो है, ठीक है, उन्हें डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली बोलते ना कि नेशन गोल जो है वो भी अचीव हो जाएगा। तो बेसिक सिनारियो क्या आ गया था कि अब सेंट्रल और स्टेट जो थे वो एक जगह से, मतलब बीइंग इंडिया अ वेरी लार्ज कंट्री, ह्यूज कंट्री विथ ह्यूज पॉपुलेशन, तो उसे आप सेंटर में बैठ करके मॉनिटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको उसको और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड करना पड़ेगा, आप उसको और ज़्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि आप प्रॉपर डेवलपमेंट कर सको। ओके, so when we are talking about local self government, the term local self government means management of local affairs। मतलब जो local affairs, अब local affairs में क्या आते होंगे, सोचो कि आप जिस विलेज में रह रहे हो वहाँ का सीवेज सिस्टम, रोड कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक वहाँ का होता है, पानी सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई उस सिटी में, उस अर्बन एरिया में या फिर उस विलेज में, टाउन में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब किसके नॉर्म्स आते हैं, ये सब किसके अंदर आएगा, कौन मॉनिटर करेगा इसे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि आज का 1992 का या आज का कोई सिनेरियो है, ठीक है, ये बहुत पहले से, बहुत एंशियंट टाइम से हमारे कंट्री में चलता आ रहा है। ठीक है, अगर मैं प्रॉपरली बात करूँ तो ओल्ड सिस्टम्स में भी हमारे पास काफ़ी एविडेंसेस है जो हमें ये प्रूफ करता है अबाउट कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी लंबे टाइम से पार्ट रहा है। अगर हम पढ़ेंगे धर्मशास्त्र, अगर आप पढ़ते हो, अर्थशास्त्र है आप पढ़ते हो, या फिर अगर हम बुद्धिस्ट कल्चर के जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत अच्छे से एविडेंस है कि हम लोगों ने, जो राजा वगैरह हैं, उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का उनके टाइम पर भी यूज़ किया था। और इवन जो महात्मा गांधी है, ठीक है, वो भी इस आइडिया को सपोर्ट किया करते थे। महात्मा गांधी यूज्ड टू सपोर्ट द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज। ओके, ग्राम स्वराज की उन्होंने बात की थी। ओके, सो मतलब ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हमने आज का कोई न्यू अडाप्टेशन नहीं है कि भाई 1947 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अडॉप्ट की, नहीं। ठीक है, बीइंग इंडिया अ फेडरल कंट्री, जहाँ हमने खुद को डिवाइड किया है इनटू सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हमारे इंडिया के ओल्ड कल्चर में से, मतलब हम बोलते हैं ना कि नॉर्मली कि हमने मैक्सिमम चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हमने कॉपी की है ना, पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हमारे कंट्री की, मतलब बोलते हैं कि उसको मॉनिटर करने के लिए, रूल करने के लिए हम लोगों ने इसे काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ किया है। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, ठीक है, अब देखो जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे एक ब्रिटिशर भी थे जिन्होंने मतलब इंडिया की डाइवर्सिटी को समझा, और उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे भी अगर आपको इंडिया को कंट्रोल करना है, इंडिया को मतलब थोड़ा डेवलप्ड बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डाइवर्ट कंट्री को लोकल मैनर से इसमें कंट्रोल गेन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो किसी ब्रिटिशर के थ्रू अगर इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वो की गई थी 1882 में बाय लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाता है कि लॉर्ड रिपन को क्या बोल दिया जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी। सी मैं अभी क्लियर कर रही हूँ इन चीज़ों में, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना। अगर तुम कहीं पढ़ोगे तो तुम बोल दो कि मैम सिविलाइजेशन के वक्त भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करता था, ऑफकोर्स हुआ करता था, ठीक है, पर ब्रिटिश मैनर में, मतलब बोलते हैं ना कि इसको ऑफिशियली जब हम गवर्नमेंट नॉर्म्स वगैरह रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ते हैं, तो एक ऑफिशियल मैनर में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था 1882 में थ्रू अ ब्रिटिशर, जनरल गवर्नर थे ये लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या बोल दिया जाता है, फादर ऑफ
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर विद दिस? ठीक है। अब आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली समझना है कि अच्छा ये तो उस टाइम पे समझ में आ गया था, अब अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट याद करो। तो जब हम लोगों ने फेडरलिज्म पढ़ा था, वहाँ पे भी हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पढ़ा था। तो वहाँ पे तो हमसे एक ईयर दे रखा था 1992, है ना, याद आ गया। और मैंने तो ये पढ़ा था कि 1992 के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो 1882 है उसमें पहली बार हमारी कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू अ ब्रिटिशर लॉर्ड रिपन। पर जब हम 1992 की बात करते हैं तो 1992 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए थे, वो भी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, पर एक बार आइडिया दे देती हूँ। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आए थे, जिससे केवल इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन 1992 के अंदर और क्या हो गया था, और ज़्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव हो गया। तो एस्टैब्लिशमेंट की बात आती है तो वो 1882 होगा। पर हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, हमारे इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है ना, उसके अंदर इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कौन सी में मिली थी, 1992। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन वाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड या इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो वो 1882 में होगी। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हेन वाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर डिसेंट्रलाइजेशन बिकेम मोर इफेक्टिव पावरफुल इंडिया, तो वो 1992 होगा। ओके, 1992 में क्या हुआ था कि 2 अमेंडमेंट्स बने थे, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, वो भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम इंडिया का ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेटा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं, ओके, तो हमारा यहाँ पे लोकल सेल्फ स्ट्रक्चर जो है वो भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। अब कौन कौन से 2 पार्ट्स है वो समझना मेरे साथ। लोकल सेल्फ रूरल लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन लोकल सेल्फ। अगर हम बात करेंगे, इन्होंने क्या किया है कि अब सेंट्रल लेवल था, स्टेट लेवल था। अब स्टेट्स में भी हमारे पास क्या, ऐसा नहीं ना कि सारे विलेजेस हैं, अब स्टेट्स भी हमारे पास डिवाइडेड है। कुछ हमारे पास सिटीज़ हैं और कुछ टाउन्स हैं और कुछ बिल्कुल रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं। ठीक है, तो उन विलेजेस के लिए क्या बनाया गया है, लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, जहाँ पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं वर्क करती है। ठीक है, फिर इसको भी अगर आप देखोगे, मतलब आपको अगर मतलब अभी 2 क्लासिफिकेशन समझो, इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन हमें समझना है। पर पहले आप ये समझ लो कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है केवल और केवल विलेजेस के लिए। फिर उसके बाद में अर्बन लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है टाउन्स एज वेल एज बिग सिटीज़ के लिए। सिटीज़ के लिए होता है ये, टाउन्स एंड सिटीज़ के लिए होता है। समझ में आ गया? केवल विलेजेस की बात हो तो कौन सा आ जाएगा, रूरल लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड टाउन्स एंड सिटीज़ की बात होगी तो क्या आ जाएगा, अर्बन लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर विद दिस? ठीक है, अब एक और चीज़ आपको समझनी है कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी हम लोग पढ़ने भी वाले, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसमें भी 3 टायर्स होते हैं रूरल के, विलेज की अगर मैं बात करूँ तो पहले विलेज होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है, फिर उसके बाद में हम चले जाते हैं ब्लॉक लेवल पे, फिर हम चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, सो ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति या फिर हम उसको ब्लॉक लेवल मान लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे, जिला परिषद पे। ओके, अब इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि मैंने आपको ये चीज़ वैसे पढ़ा रखी है, ये भी हम लोगों ने हमारे पहले ही फेडरलिज्म जब पढ़ा था हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, और जो अर्बन लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें भी हमें 3 टायर्स पढ़ने पड़ेंगे। एक तो होता है हमारा टाउन लेवल, ठीक है, और एक होता है हमारी जो मॉडरेट सिटीज़ होती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मतलब एक होता है ना, जैसे दिल्ली हुआ, ठीक है, बॉम्बे हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटीज़ है, इनके अंदर अलग गवर्नमेंट चलता है। एक छोटी सिटीज़ के अंदर अलग गवर्नमेंट चलता है, और जो टाउन्स होते हैं उनके अंदर एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से समझ में आ रहा है कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जब आप पढ़ोगे तो रूरल लोकल जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भी हमें 3 टायर्स समझना है, अर्बन के अंदर भी हमें 3 टायर्स समझना है। अब सबसे स्पेसिफिकली उन 3 टायर्स पे मत जाओ, अभी तक क्या पढ़ा है पहले उसको रिकॉल करो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किसने किया था। अब जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ते हैं तो हमें उसे रूरल बेसिस और अर्बन बेसिस पे पढ़ना है। तो जब हम रूरल बेसिस पे आते हैं, अब मैंने बताया था ना कि 1992 में यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, तो उस अमेंडमेंट क्या था वो समझो। 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था, उसके थ्रू शेड्यूल 11th ऐड किया गया, जो किसको स्ट्रक्चर करता है, हमारी रूरल लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन।
एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, 12th शेड्यूल। ओके, सो अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे तो देर विल बी स्पेसिफिक, आई विल फ्रेम अ स्पेसिफिक वीडियो अबाउट द 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी मैं बता दूंगी कि कौन कौन से 12 शेड्यूल्स होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको एक से 2 दिन में। तो जब हम बात करते हैं रूरल लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के, तो ये ध्यान रखना उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। शेड्यूल कौन सा है? 11। गोइंग टू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन, तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जो कौन से शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करता है? 12th शेड्यूल को। क्लियर विद दिस? अब इसमें और ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, देखो एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। सी रूरल लोकल, ओके, रूरल लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति। अब मैंने बताया था ना कि हमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ने पड़ेंगे, 3 टायर भी पढ़ने पड़ेंगे। एंड जिला परिषद जो थी वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? शेड्यूल नंबर 11। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल काउंसिल्स, सिटी कॉरपोरेशंस एंड कंटेनमेंट बोर्ड, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और क्या फ्रेम हुआ था? शेड्यूल 12 फ्रेम हुआ था। अब इसके अंदर की जो भी खिचड़ी लिखी है ना मैंने, पंचायत क्या होती है, सभा क्या होती है, समिति क्या होती है, परिषद क्या होता है, कॉरपोरेशन, कमिटीज, ये जो कुछ भी अगर आप सुन रहे हो इसमें से नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक को बहुत अच्छे से भी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट, अब हम केवल एक सिंगल टॉपिक ले लेते हैं, 11th शेड्यूल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, रूरल लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो रूरल लोकल सेल्फ जो है वो भी 3 टायर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, उसके बाद में आ जाता है हमारे पास पंचायत समिति, दैट इज़ द ब्लॉक लेवल, फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाता है जिला परिषद, दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ओके, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अभी यहाँ पे हमें समझ गए। सो गोइंग विद द वेरी फर्स्ट ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होता है? बहुत ईजी सी चीज़ है। ग्राम सभा क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से अबाउ है, जो एक विलेज के अंदर एलिजिबल है वोट देने के लिए, वो सारी पॉपुलेशन जो वोट दे सकती है, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? ग्राम सभा। बेसिकली लोकल लेवल से समझने की कोशिश करो कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, है ना, वो ग्राम सभा है। आप जो उसके अंदर सारी आपके जो, मतलब आप तो चलो बहुत छोटे हो, आप अभी एलिजिबल नहीं हो वोटिंग के लिए, पर एवरीवन, मतलब आपके फैमिली में या आपके नोन में, आपके एनवायरनमेंट में जो भी, केवल आपका एक एरिया बता रही हो, ठीक है, आपके वार्ड में, ठीक है, तो आपके एरिया में जितने भी लोग 18 ईयर्स से अबाउ हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, वो लोग सब क्या बनाएंगे? ग्राम सभा बनाएंगे, ओके। दैट मीन्स इट इज़ द बॉटम लेवल ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। सबसे पहली चीज़ तो इट इज़ द बॉटम लेवल बॉडी ऑफ पंचायत राज सिस्टम। इट इंक्लूड्स ऑल दोज वोटर्स, ठीक है, ये इसके अंदर सारे कौन कौन आएंगे? वोटर्स, जो कहाँ वोट करने वाले हैं? ग्राम पंचायत के लिए वोट करने वाले हैं, ठीक है। एवरी विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स एंड ईच वार्ड इज इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव। आपको भी बताया आपका जो एरिया है वो, मतलब बेटा ये स्पेसिफिक पॉपुलेशन के साथ होता है कि इतनी पॉपुलेशन जो है वो एक वार्ड कंसिस्ट करेगी। मतलब वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक विलेज को डिवाइड कर देती है इनटू वार्ड्स। अब वार्ड से क्या रिप्रेजेंट होते हैं? वार्ड से आप इलेक्शन डायरेक्ट वोट दोगे अपने वार्ड मेंबर को, और हम लोग वार्ड मेंबर को जिता देंगे, ठीक है। अब वार्ड मेंबर जो है वो सब क्या बनाएंगे? ग्राम पंचायत बनाएंगे। जो इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स होंगे वो क्या बनाएंगे? ग्राम पंचायत। मतलब बहुत स्पेसिफिकली जो वोट देंगे वो तो बनाते हैं सभा, मतलब विलेजर्स बनाते हैं सभा, और विलेजर्स ने जिन लोगों को चूज़ किया है, जिन लोगों को इलेक्ट किया है, जैसे आप पंच के नाम से भी जानते हो या वार्ड मेंबर के नाम से जानते हो, वो क्या बनाएंगे? ग्राम पंचायत। आई थिंक सो इट इज़ क्लियर। फिर भी हम लोग एक बार सारी चीज़ें रीड कर लेते हैं। तो जो विलेज होते हैं उन्हें हम लोग और छोटे छोटे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज इनटू वार्ड, और फिर हर एक वार्ड में इलेक्शन होता है और हर एक वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? वार्ड मेंबर, ओके। मेंबर ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट्स सरपंच। मतलब जितने भी वोटर्स होते हैं, हम लोग किनको इलेक्ट करते हैं? हम लोग वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग किसे इलेक्ट करते हैं? सरपंच को भी इलेक्ट करते हैं, ओके। ग्राम सभा इलेक्ट्स ग्राम पंचायत। मतलब ग्राम सभा तो वोटर्स का कंसिस्ट करता था, और वोटर्स जो है वो किसको इलेक्ट कर रहे हैं? ग्राम पंचायत को। आई हैव टोल्ड यू ग्राम पंचायत इज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राम पंचायत देखो, और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्टेड पंचेस बाय ग्राम सभा। तो ग्राम सभा से जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी, और वो बॉडी कौन सी बनी? ग्राम पंचायत,
ओके। द मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड पंच वेरीज बिटवीन 7 to 17। अब ये क्या चीज़ है, मतलब आपने तो पहले सुना था कि 5 पंच हुआ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि बेटा विलेजेस में पॉपुलेशन बढ़ गई है, कुछ ऐसे विलेजेस जो हैं वो बड़े, मतलब काफ़ी बड़े भी हैं, और बहुत सी बार क्या होता है कि लाइक एक विलेज सफिशिएंट नहीं होता है ग्राम सभा में। ऐसा नहीं है कि एक विलेज की पॉपुलेशन ही आएगी और वो ग्राम सभा बना देगी। बहुत सी बार क्या होता है कि एक विलेज की पॉपुलेशन सफिशिएंट नहीं होती है इलेक्शंस करवाने के लिए, तो क्या किया जाता है, 2 से 3 विलेजेस को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसके बाद में इलेक्शंस करवाया जाता है। ओके, तो आपको बस ये पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर विलेजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब ग्राम पंचायत में आपने क्या समझा है कि भाई जो वार्ड होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है और वार्ड मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं और वो सब क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। तो ये वार्ड मेंबर्स, एक ग्राम पंचायत के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए, वो वेरी करेगा नंबर, बोलते हैं ना पॉपुलेशन पे, कि अगर जिस विलेज के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसके अंदर जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, वार्ड मेंबर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर कोई विलेज कम पॉपुलेशन का है तो उसके अंदर ऑफकोर्स जेन्युइन सी चीज़ है कि वो जो मेंबर्स है वो भी काफ़ी कम होंगे। तो मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड पंच वेरीज फ्रॉम 7 to 17। ओके, सो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर मैं बात करूँ, अभी तक हम लोग ने जो फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो सबसे इनिशियली ना एक मतलब स्टार्टिंग से हमारे एरा में मतलब हमारे एक बोलते हैं ना कि ऐसा माना जाता है कि जो विमेन है वो इजीली खुद को, मतलब लाइक उनको डोमिनेट किया करके रखा हुआ, तो उन्हें उतने राइट्स नहीं दी। प्लीज़ से आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ फेमिनिज्म, या केवल ऐसा समझाना चाह रहे हो। तो एक लोकल सेल्फ ऐसा गवर्नमेंट था जहाँ मतलब ये बोलते ना कि एक विलेज लेवल है सबसे छोटा है, कि अगर वुमेन बहुत बाहर तक सिटीज़ तक नहीं जा सकती, अलग बड़े लेवल तक नहीं जा सकती, तो कम से कम वो अपने खुद को अपने गाँव में रिप्रेजेंट कर सकती है। ओके, चलो इतना ज़्यादा मत जाओ, तुम बहुत फेमिनिज्म वाली चीज़ें ले आओगे यहाँ पे। आपको केवल ये समझना है कि विमेन को रिजर्वेशन मिलता है ग्राम पंचायत के अंदर, ठीक है। वो कितना मिलता है वो मैं आगे क्वेश्चन में पूछूंगी, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको बस इतना समझना है, प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन होता है STs के लिए, पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो विमेंस को भी रिजर्वेशन देती है। हेड ऑफ पंचायत कौन होते हैं, सी आपको पता है पंचायत तो क्या करती है, कंसिस्ट ऑफ पंच करती है, इसमें बहुत सारे पंच होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, पर इन वार्ड मेंबर्स का भी एक हेड होता है, वो कौन होता है, सरपंच। ओके, इट मेंबर्स आर, इसके मेंबर्स जो हैं वो पंच कहलाते हैं, और उन पंच का हेड कौन होता है, सरपंच होता है, और ये बेसिकली इलेक्ट होते हैं फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years और फॉर द टर्म ऑफ 5 years। क्लियर, तो ये हम लोगों ने समझ ली, फर्स्ट लेवल समझ लिया कि ग्राम सभा क्या होता है, विलेज होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन बैठी है, फिर उस विलेज ने क्या किया, इलेक्शंस करवाए, और फिर इलेक्शंस करवाने के बाद में उन्होंने कुछ अपने वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट किया। तो वो वार्ड मेंबर्स कौन थे, हमारे ग्राम पंचायत के आ गए, ठीक है। और उस ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, पंच होते हैं, और उनका एक हेड सरपंच होता है। कंप्लीटेड। तो ये तो हो गया है एक विलेज लेवल पे। अब विलेज क्या होंगे, अब बहुत सारे विलेज एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और अब वो क्या बना देंगे, एक ब्लॉक बना देंगे। ओके, सो दैट ब्लॉक इज नोन एज पंचायत समिति। अगर हम लोग इसको आप फेडरल स्ट्रक्चर से समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आप पढ़ रहे थे, उसी स्ट्रक्चर में पढ़ो कि सबसे लोकल विलेज हो गया, फिर विलेज के ऊपर आएगा ब्लॉक, और फिर ब्लॉक के ऊपर आएगा डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो नाउ इट इज नोन एज व्हाट, तहसील, तालुका और ब्लॉक लेवल। ओके, सो गोइंग विथ इट इज़ दी सेकेंड लेवल ऑफ पंचायती राज, क्योंकि फर्स्ट लेवल तो हमने पढ़ लिया कि वो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। एक्स एज अ लिंक बिटवीन विलेजेस, पंचायत एंड दी जिला परिषद। तो अभी हम लोगों ने, अब आपको भी बहुत बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ रहा है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इन दोनों को लिंक करने का काम कौन करेगा, क्या कौन करेगा, बीच में कौन आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, तो उसी मैनर में ग्राम पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट है, तो उनके बीच में लिंकिंग वाला काम कौन करता है, कौन आ गया, ब्लॉक लेवल ऑफ कोर्स। तो ये सब चीज़ें तो तुम बहुत स्मार्ट हो, समझ लोगे, ठीक है। अब तो ये भी आ गया, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द विलेज पंचायत एंड जिला परिषद। क्लियर, इट ऑल द प्रधान ऑफ ग्राम पंचायत इन द ब्लॉक एरिया आर द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति। मतलब हमने देखा था कि ग्राम पंचायत में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वही फर्दर मेंबर्स होंगे पंचायत समिति के। ओके, क्योंकि यहाँ से इलेक्टेड मेंबर्स थे ना, ये सब जाएंगे, फिर तहसील लेवल पे जाएंगे, फिर तहसील लेवल पे वापस से इलेक्शन होंगे, चेयरमैन वगैरह वापस से, यहाँ पे चेयरमैन्स नहीं होते, वैसे आपको स्पेसिफिकली समझना है कि यहाँ पर जो होते हैं वो पर्सनालिटीज़ हैं, मतलब अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो बेसिकली IAS हुए, RAS वगैरह हुए, जो स्टेट UPSC होता है और एक RPSC होता है। चलो कोई नहीं, यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी भी अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना।
मैं फिर भी एक बार वापस से समझ ले लेती हूँ, मुझे कोई फर्दर कन्फ्यूजन्स नहीं चाहिए इसके लिए। तो आपको स्टार्टिंग से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है वो पता चल गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हम लोगों ने 2 टाइप्स में पढ़ना है, हमें रूरल वाला पढ़ना है और अलग से अर्बन पढ़ना है। तो जब हम रूरल पढ़ रहे हैं तो जो पॉपुलेशन जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करी थी वो तो ग्राम सभा आ गया। फिर उसके बाद में वो पॉपुलेशन जो इलेक्ट हुई है वो क्या हो गई थी, ग्राम पंचायत। और ये सब आगे जो बहुत सारे विलेजेस जब एक साथ आगे बढ़ जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ब्लॉक लेवल बना देते हैं। और इसको फिर इन सबको जो बोलते हैं ना कि इनका हेड कौन होगा, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जो उस एरिया का, या मतलब सिविल सर्वेंट्स में से आएंगे या फिर मजिस्ट्रेट में से आएंगे। ठीक है, चलो एक सी को हम समझने की कोशिश करते हैं। डैश कटिंग सो विजिबिलिटी काफ़ी लो रही है बट आप समझ जाओगे इन्हें। डैश इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति। अब जैसे आपको पता चल गया ग्राम पंचायत के अंदर, तो मैंने बता दिया कि ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच होता है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति कौन होता है, एक पार्षद होगा, एक सरपंच होगा, एक एमएलए होगा या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। ये होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से समझ जाना कि ये कौन होंगे, या आईएएस होंगे, आरएएस होंगे, मतलब सिविल सर्वेंट सब बोलते हैं ना। जैसे हम सी आप लोगों को मैंने 2 चीज़ पढ़ा रखी है, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल में आपके पास एमएलएज और एमपीज आते हैं। ठीक है, जो एक फिक्स टेन्योर के लिए इलेक्ट होते हैं और फिर वहीं से उनके टाइम पीरियड के बाद में वो डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए री इलेक्शंस करवाए जाते हैं। पर जहाँ मैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात करती हूँ, तो अब आईएएस हो गया, अगर कोई इंसान एक बार क्वालिफाई कर गया आईएएस के लिए तो वो परमानेंट आईएएस बन गया। ऐसा नहीं कि उसको हर बार मतलब बार बार उसको अपना इलेक्शंस करवाना पड़ेगा, बार बार एग्जाम्स देने पड़ेंगे, इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। तो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में ध्यान रखना। तो ये जब हम लोग ब्लॉक लेवल पे जब हम और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएंगे तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे वो कौन होंगे, सिविल सर्वेंट्स होंगे या मजिस्ट्रेट्स होंगे। ओके, सो हियर विल बी द, अगर मैं इसकी करेक्ट आंसर की बात करूँ तो वो डी हो जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हु इज ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू जिला परिषद। अब ये आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सो टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इट इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब अगर हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे टॉप मोस्ट बोल लो इसको, या फिर एपेक्स बॉडी बोल लो, या हाईएस्ट बॉडी ऑफ द 3 टायर बोल लो, वो यहाँ से आपको समझ आना चाहिए। ओके, सो दिस इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। और ये भी बनती है, ये भी जो फॉर्म होती है 5 ईयर्स के लिए होती है। ओके, तो यहाँ पर भी मेन तो क्या होते हैं, तो मतलब आपने देखा कि क्या था, पंचायत समिति में आ गए सारे जितने भी लोग थे कहाँ के, पर ग्राम पंचायत के, वो सारे लोग कहाँ पर आ गए, बहुत सारे विलेजेस के लोग साथ में कहाँ पर आ गए, ब्लॉक लेवल में। अब वहाँ से भी जो मेन इलेक्शंस वगैरह, मतलब जो मेन हेड वहाँ से भी रिप्रेजेंट किए जाएंगे, वो आगे कहाँ जाएंगे, जिला परिषद में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन इलेक्ट किए जाते हैं बाय दी पंचायत समितिज, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किए जाते हैं। ओके, पर आपको ये चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर इलेक्शन वाले प्रोसेसेस भी होंगे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी रिप्रेजेंट किए जाएंगे। पर जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पूछ लिया जाए तो एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है वो हमेशा परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे कोई सिविल सर्वेंट होगा यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो अब हमारे पास रूरल वाला स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आई डोंट थिंक सो एनी काइंड ऑफ डाउट अब तुम्हें यहाँ से रखा है। सी अब तुम लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे ईयर्स को लेकर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैम ये तो आपने कुछ और बताया, ये कुछ और दिया है। सी इवन दिस वीडियो लेक्चर इज मेड, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने भी इसके बारे में मतलब किसी चीज़ को बहुत डबल बार श्योर करके भी मैं यहाँ पे कुछ बताती हूँ। ओके, सो एनी काइंड ऑफ अगर आप देखते हो कि आपके आरबीएससी कॉन्टेक्स्ट में कुछ और दिया हुआ है, नेट पे कुछ और दिया हुआ है, कहीं कुछ ईयर्स में अगर कंट्रोवर्सीज आ जाती है, सी ऐसी चीज़ मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जब हम मानते हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है। ओके, बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है यहाँ पे कैरिकुलम में, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो बी वेरी श्योर कि आपको जो यहाँ से बताया गया है वो बहुत रेयर में, ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो ह्यूमन कि मैं कभी मिस्टेक कर दूँगी, ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपको जो ये चीज़ें बताई गई है वो मैंने 2 से 3 बार कहीं क्रॉस वेरीफाई करके फिर ही मैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ बताती हूँ। ओके, तो ईयर्स वगैरह को लेकर के कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। बस तुम्हें जो भी सी आई ऑलवेज टोल्ड यू कि अगर आप अपने टीचर पे ब्लाइंड फेथ रखते हो ना तो आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से सक्सीड कर पाते हो। सो आई एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेक्शंस में बिल्कुल किसी भी हेजिटेशन के बिना आप लिख सकते हो। ओके,
सो नेक्स्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन, अब हमारा रूरल वाला कंप्लीट हो गया है, 73rd अमेंडमेंट कंप्लीट हो गया है, शेड्यूल 11 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं शेड्यूल 12 की तरफ, दैट इज द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज पास्ड इन 1992। ओके, सो कमिंग हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज दी, अब इसमें भी हमें 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, ठीक है, और दैट इज़ दी नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल्स एंड नगर पंचायत। सी एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लो, फिर आपको इसको पढ़ने में काफ़ी इजी हो जाएगा। सी अब म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती है ना, वो भी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है टाउन्स में, एक होती है बहुत बड़े अपन बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे बॉम्बे वगैरह वगैरह, और एक नॉर्मल सिटीज़, जैसे अगर माने तो अजमेर हो गया, भिलवाड़ा हो गया, नॉर्मल सी सिटीज़ हो जाती है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं है, एग्जाम्पल्स भी मुझे अच्छे नहीं आते। चलो, सो टॉकिंग अबाउट द नगर पंचायत, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे टाउन्स आते हैं, जो जहाँ पे पॉपुलेशन होती है अप टू 10,000, और एटलीस्ट 50% ऑफ द, मतलब यहाँ का जो काम होता है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड होता है। मतलब ना ये रूरल एरियाज़ में और ना ये सिटीज़ में, ये डेवलपिंग एरियाज़ में आता है जो सिटीज़ बनने वाली है। ओके, तो ये होते हैं क्या अपने टाउन वाले एरियाज, तो वहाँ पे क्या होती है, नगर पंचायत होती है, ठीक है। नगर पंचायत से अगर आप समझो तो अच्छी बात है, वरना आप इसको समझ सकते हो थ्रू नगर पालिका है जो आपने सुनी है, नगर पंचायत आपने सुनी है, या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ जो आपने सुनी है, वो भी इसके लिए करेक्ट वर्ड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब मैं म्यूनसिपल काउंसिल पे आ जाती हूँ, तो ये वो स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन मतलब आती है अप टू 5 लाख में, मतलब अब 3 लाख नहीं समझेंगे, अब तो पॉपुलेशन एक्सपैंड मतलब ज़्यादा हो गया, तो ये 3 लाख ना होकर के 5 लाख का इसका रेशियो रहता है, कि जहाँ पे पॉपुलेशन होती है नियरली 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, और वो जो छोटी सिटीज़ होती है, बहुत बड़ी बिग सिटीज़ नहीं होती है, उन्हें हम लोग क्या बोला जाता है, म्यूनसिपल काउंसिल, या फिर बोला जाता है नगर परिषद। ये तो थी नगर पंचायत, ठीक है, नगर पालिकाएं, और ये थी परिषद। काउंसिल का मतलब होता है परिषद, ये याद कर लो, हिंदी टर्म्स है पर ये याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो सिटीज़ बहुत बड़ी होती है, जैसे अगर मान लें दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, ठीक है, तो ये सिटीज़ बहुत बड़ी है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एक्सीड करती है 5 लाख को। ये 3 लाख को भूल जाना, इसको 5 लाख मान लो, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन 5 लाख से ग्रेटर होगी वो क्या होगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर नगर निगम जिसको हम कहते हैं। ओके, तो इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। So starting with the Nagar Nigam, that is also known as municipal corporations, and here we are talking about the very big cities जिनकी पॉपुलेशन होती है, मतलब इट इज़ द हाईएस्ट अर्बन बॉडी, सिटीज़ हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5 लाख। ये प्लीज़ उस 3 लाख पे मत कंसंट्रेट करके बैठ जाना। यहाँ पे जो आपको मैंने रिटर्न में जो स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ ना, आपको वो डेटाज याद करना है, ये करंट अपडेटेड डेटाज हैं। ओके, तो हाईएस्ट अर्बन बॉडीज़ जो है, सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5 लाख जो है, उनके अंदर क्या होती है, नगर निगम होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बेटा वो क्या करती है, डिवाइड कर देती है स्टेट्स को बिटवीन मतलब अलग अलग म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर डिवाइड कर देती है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो भी अब किस में डिवाइड होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, वार्ड्स के अंदर। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये क्या होता है, सिटीज़ भी क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है बिटवीन वार्ड्स, जैसे हम लोगों ने विलेज लेवल पे पढ़ा था ना, सिमिलर बस वैसा ही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे पंच इलेक्ट होते हैं और वो फर्दर किस पे इलेक्ट करते हैं, सरपंच को। तो उसी मेंबर में यहाँ उसी में सिटीज़ में क्या होता है कि सिटीज़ भी डिवाइडेड होती है इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज या फिर वार्ड्स, और फिर यहाँ से जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो किसे इलेक्ट करते हैं, मेयर को। नंबर ऑफ म्यूनसिपल जो मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं इलेक्टेड, जो हम लोगों ने पढ़े थे ना वार्ड मेंबर्स, ठीक है, वो वार्ड मेंबर्स पे बाद में किसको इलेक्ट करते हैं, मेयर को। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि नगर निगम की जो हाईएस्ट अथॉरिटी यहाँ पे हमने पढ़ी है वो कौन हो जाएंगे, मेयर। और ये कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, जो मेंबर्स और मेयर है 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। मेयर इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, क्लियर, मेयर इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। सो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। नगर निगम बहुत ईजिली समझ लेना कि जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उनके लिए बोला जाता है हाईएस्ट अर्बन बॉडी है ये। ओके, पहले आप क्या करोगे, सिटीज़ को डिवाइड करोगे इनटू वार्ड्स, और फिर वार्ड में से वार्ड मेंबर्स इलेक्ट होंगे, और फिर वार्ड मेंबर्स फर्दर मेयर को इलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नगर परिषद। नाउ नगर परिषद का मतलब मैं हमेशा समझा चुकी हूँ, काउंसिल से याद करोगे। ओके, तो काउंसिल की जब बात आती है तो इट इज़ दी सेकेंड इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये उन सिटीज़ में होता है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख टू 5 लाख होती है। यहाँ पर भी सिमिलर प्रोसेस चलता है, इसमें भी बिल्कुल कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जो सिटीज़ होती है, जो छोटी छोटी सिटीज़ होती है वो भी वार्ड में डिवाइडेड होती है, और यहाँ पे भी जब उन वार्ड्स में वार्ड मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और फर्दर जो वार्ड मेंबर है
ठीक है, वो किसको इलेक्ट करेंगे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, ठीक है। और यहाँ इनका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। सी आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि ये अब ये ऐसे एरियाज आएंगे, चाहे मैं मेयर वाली बात करूँ, चाहे मैं नगर परिषद की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेयर्स तो होते ही हैं, उसके बाद में अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी होते हैं। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की अगर मैं कहीं पर भी बता दूँ कि किसी में भी तुमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमेशा एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही होगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को फिर से बता रही हूँ कि वो एक सिविल सर्वेंट होगा या फिर एक मजिस्ट्रेट होगा, ओके। तो नगर परिषद भी समझ में आ गया, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मेयर था, यहाँ पे चेयरमैन आ रहा है, बस। नगर पालिका है जो जनरली हमारे एरियाज़ में होती है, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ है ट्रांजिशनल अर्बन एरिया, अर्बन जोन में। ट्रांजिशनल मतलब सेमी अर्बन जोन्स में, जो कम्प्लीटली सिटीज़ में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई है। यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट फ्रेम होती है वो 5 ईयर्स के लिए काम करती है, और यहाँ पे भी सिमिलर प्रोसेस होता है कि उनको वार्ड में डिवाइड कर दो, वार्ड मेंबर्स होंगे, और फिर वो फर्दर वार्ड मेंबर्स जो है वो किसे इलेक्ट करेंगे, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को करेंगे, ठीक है। अभी तक की तो बहुत ईजी चीज़ें थी, अभी तो तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई। बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खत्म हो गया। पर जब हम लोगों ने 74th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था जो अर्बन एरिया से रिलेटेड था, ठीक है, अब उन्होंने हमें 4th चीज़ बताई थी कंटेम्पटेंट बोर्ड के बारे में। अब कंटेम्पटेंट बोर्ड क्या होता है समझो। ये वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है उन रेसिडेंशियल एरियाज़ के लिए जहाँ पे सोल्जर्स को रखा जाता है, ठीक है। द वर्ड कंटेम्पटेंट इज़ यूज्ड फॉर द रेसिडेंस ऑफ सोल्जर्स, या फिर कंटेम्पटेंट बोर्ड ऐसे एरियाज होते हैं वे सोल्जर्स आर केप्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। जैसे अगर मैं बात करूँ राजस्थान में केवल और केवल, जो चलो इसको फर्दर थोड़ा अभी बना के रखते हैं, सस्पेंस बना के रखते हैं। पहले कंटेनमेंट बोर्ड का मतलब समझ गए कि ऐसे एरियाज, ऐसे सिटीज़ जहाँ पे क्या क्या मतलब पहले से क्या होता था पुराने टाइम के अंदर कि अब सोल्जर्स हैं, अब मानो कि राजस्थान गवर्नमेंट को भी सोल्जर्स तो चाहिए होते हैं ना, मानो कि कभी भी वॉर आ गई या कभी इमरजेंसी लग गई, तो ऐसा नहीं कि बहुत दूर से आएंगे, किसी भी सिचुएशन के लिए होता है ना कि एक लोकल एरिया में, स्टेट में भी हमें सोल्जर्स को रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो क्या हुआ था कि उन एरियाज़ में केवल सोल्जर्स लिमिटेड थे, बट जैसे जैसे विद डेवलपमेंट हुआ तो वो अब आज के जो कंटेनमेंट बोर्ड है वो प्रॉपर्ली सिटीज़ वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। वहाँ पे आजकल दूसरी पॉपुलेशन के लोग भी वहाँ करके रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली पर आपको क्या समझना है, कंटेनमेंट बोर्ड वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कौन रिसाइड करता है, सोल्जर्स रिसाइड करते हैं, ओके। सो नाउ इंडियन गवर्नमेंट पास द कंटेनमेंट बोर्ड एक्ट इन 1924, मतलब ये कंटेनमेंट एरियाज बनाने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, और वो एक्ट कब पास हुआ था 1924 में। इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसको मतलब मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। इट वर्क सिमिलर टू द म्यूनसिपैलिटीज़, जैसे अपने म्यूनसिपैलिटीज़ का काम, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह देखें ना, जैसे नगर पालिकाएँ जो होती हैं बिल्कुल वैसे ही काम होता है। यहाँ पे भी वार्ड होते हैं, वार्ड में इलेक्शंस होते हैं, फिर इनका भी 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ से भी इलेक्ट होते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। पर यहाँ पर हेड चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ना होकर के यहाँ पे द चीफ, मतलब यहाँ पे हेड कौन होता है कंटेनमेंट बोर्ड के, द चीफ आर्मी ऑफिसर इज़ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। मतलब यहाँ पे चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन तो होते हैं पर उनकी पोजीशन अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन होंगे, द चीफ आर्मी ऑफिसर। दैट मीन्स आपको सिंपली समझना है कि म्यूनसिपैलिटीज़ में जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आए थे वो इलेक्शंस के थ्रू आए थे, बट कंटेनमेंट बोर्ड के अंदर जो चीफ आर्मी ऑफिसर होंगे वही कौन होंगे, चेयरमैन ऑफ दी बोर्ड होंगे। इतना ज़्यादा फंसो मत, इतना ज़्यादा उलझो मत इन चीज़ों में। आपको कंटेनमेंट बोर्ड से क्या समझना है कि ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स को रिसाइड किया जाता है, और ये एरियाज डिसाइड करने के लिए कंटेम्पटेंट बोर्ड एक्ट पास किया गया था 1924 के अंदर, और इसे एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, डिफेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट करती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ से आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दैट इज़ विच इज़ दी ओनली कंटेम्पटेंट बोर्ड प्रेजेंट इन राजस्थान। अगर आप लोगों ने कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा, तो राजस्थान में केवल एक कंटेम्पटेंट बोर्ड है, ओके। तो वो कहाँ पर है, माउंट आबू, कोटा, नसीराबाद या फिर अजमेर में। तो हमारे राजस्थान का जो केवल कंटेम्पटेंट बोर्ड है जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, दैट इज़ ओनली नसीराबाद, ओके। तो अभी आपको मैंने एक और चीज़ पढ़ाई थी। तो अब जैसे नसीराबाद की जो म्यूनसिपैलिटी है, ठीक है, वहाँ का चेयरमैन कौन होगा, चीफ आर्मी ऑफिसर, है ना। तो चीफ आर्मी ऑफिसर अभी वहाँ पे कौन है, राजीव चौहान। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कंटेम्पटेंट बोर्ड ऑफ राजस्थान, तो वो आएगा आपका राजीव चौहान। ये फरवरी 2018 से अभी तक काम कर रहा है। इनका भी टेन्योर वैसे लगभग 5 ईयर्स का होता है, उसके बाद में चेंज हो जाता है ये, ओके। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर दी वुमेन इन पंचायत राज सिस्टम। दिस वॉज अ स्पेसिफिक, मतलब हम लोग अभी पढ़ते हैं लोकसभा राज्यसभा में भी रिजर्वेशन होता है नहीं होता है, मतलब वो बिल्स वगैरह सारे बहुत
कॉम्प्लिकेटेड मैनर में है, बट पंचायती राज सिस्टम में तो एक फिक्स है कि आपको 1/3 ऑफ दी सीट्स जो है वो विमेन के लिए रिजर्व करके रखनी पड़ेगी। तो इसका भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द विमेन, 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द विमेन इन पंचायती राज सिस्टम। ओके, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, ग्राम समितिज़ हो, किसी में भी 1/3 होगी वो रिजर्वेशन दी जाएगी विमेन को। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन मैं तुम पे छोड़ देती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी वाइल्ड वीडियो मैंने समझाया हुआ है, तो अगर तुमने ध्यान दिया होगा, कंसंट्रेशन से सुना होगा, तो तुम्हें इसका आंसर आता होगा। विच जनरल गवर्नर या फिर विच गवर्नर जनरल पोजिशन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। मतलब इसका सिंपल सा समझो कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे कौन से ब्रिटिश जनरल गवर्नर थे, ठीक है, जिन्होंने इंडिया के अंदर क्या लाया था, डिसेंट्रलाइजेशन लाया था, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया था, ओके, इंट्रोड्यूस किया था। तो ये मैं समझा चुकी हूँ, ये तुम्हें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें। सो नथिंग, अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और अभी इसके बाद भी बात करूँ तो हम लोगों ने एनटीएससी के बिहाफ पे पॉलिटिकल से क्या क्या पढ़ लिया, डेमोक्रेसी पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, फॉरेन पॉलिसीज़ पढ़ ली, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट सब पढ़ लिया। अब कुछ आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ शेड्यूल्स वगैरह जो हैं, जो मुझे लगता है कि वो शायद तुमसे कभी पूछ लिए जा सकते हैं, तो वो मैं स्पेसिफिकली उसके लिए एक और लेक्चर हम ले लेंगे पॉलिटिकल का। बाकी आपका एनटीएससी के बिहाफ पे पॉलिटिकल का कोर्स बोथ फ्रॉम सीबीएसई फ्रॉम एनटीएस आरबीएसई कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।